मुल्क में जिस तरह से अक़लियतों के हवाले से सियासत की गई है और अब वक्फ तरमीमी बिल मुसलसल लाया जा रहा, जिसकी वजह से मुल्क के मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। हाईटेक टीवी के दिल्ली ब्यूरो चीफ अब्दुल वाजिद निज़ामी ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शाहिद अली से खुसूसी बातचीत की है। देखिए एडवोकेट शाहिद अली का इस ज़िमन में हमारे साथ क्या कहना है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हाईटेक टीवी न्यूज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल का जो मामला है वो लगातार चल रहा है और हम उस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शाहिद अली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शाहिद साहब, वक्फ के जो मुद्दे हैं आप लगातार पिछले लंबे वक्त से उठाते चले आ रहे हैं। अब ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये चल रहा है लगातार, अब इस पर फिर से सुनवाई होने वाली है। किस तरह देख रहे हैं और कितना नुकसान इससे जो है आपको लग रहा है कि अक़लियत को होगा? देखिए, ताकत का जब ताकत के जो आई कहावत है ना, तो कि ताकत के नशे में आदमी मनहोश हो गया या नंगा नाच ताकत का, वो देखा जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इस ताकत का मतलब ये नहीं है कि आप जो मन में आए वो कानून बना दीजिए, जिसके खिलाफ चाहें उसके खिलाफ कानून बना दीजिए, क्योंकि संविधान आपको वो ताकत नहीं देता है, चाहे आपकी पार्लियामेंट के अंदर कितनी भी मेजॉरिटी क्यों नहीं आ जाए। ये जो मैं बात कह रहा हूँ दरअसल क्या है कि कोई भी इस तरह का कानून बनाना जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, साफ तौर से ख़िलाफ़ हो, या मुसलमानों की प्रॉपर्टियाँ छीनने के लिए बनाया जा रहा हो, वो संविधान का उल्लंघन है। क्योंकि संविधान तमाम मज़हब के लोगों को राइट देता है बराबरी का, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टियों को मैनेज करें, वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करें। वो जैसे हमारे देश में ही हमारे जो दूसरे भाई हैं, सरदार भाई हैं, उनके पास जो उनकी गुरोदारों की प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी की तरह ही है। जैसे हमारे पास वक्फ है, उनके पास गुरोदारों की प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली अच्छी खासी चीज़ें हैं इस्लाम की, सिख धर्म के अंदर मिलेंगी, आपको कुरान की आयतें मिलेंगी उनकी गुरबानी में आपको। तो जब उनके पास में सेम चीज़ है, लेकिन उनके लिए अपनी प्रॉपर्टियों को मैनेज करने का, अपनी प्रॉपर्टियों को संचालित करने का पूरा अधिकार है। उनके पास में कानून है जिसका नाम है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 1925 में बना था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। अब जिस कौम को लोग मजाक के तौर पर उड़ाते थे कि साहब सरदार है तो मजाक कर दिया, उन पर जोक बनते थे ना उन पर, वो इतने अक्लमंद लोग हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़े। वो 1921 में उन्होंने अपनी जंग शुरू करी, 1925 में वो कामयाब हो गए। और जब वो कामयाब हुए और ये एक्ट बना, तो महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ने कहा कि आज हम जंग आज़ादी की पहली लड़ाई जीत गए। इतना बड़ा कानून था ये। इस कानून के ज़रिए इनको क्या मिला? इनकी गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी को संचालित करने के इनको अधिकार मिले, और इस कमेटी के तहत जो बॉडी बनती थी उसका इलेक्शन भी इनके सरदारों के द्वारा ही होता था, अभी भी होता है। तो इनके वोटर भी यही हैं और इनके पदाधिकारी भी यही हैं। उससे क्या होता है कि इनकी जो गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी है उसमें पारदर्शिता आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। जब आदमी इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन के ज़रिए लोगों से वोट लेके आता है, तो लोगों को बताता है, देखिए साहब हमारी गुरुद्वारों की इतनी प्रॉपर्टी है, हम इससे ये करेंगे, अच्छे काम ये करेंगे, ये फला के काम करेंगे। आप सुनते होंगे कि साहब सरदारों ने एक मेडिकल सेटअप कायम किया है जहाँ पर फ्री डायलिसिस होगी, या वो फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, या वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं। एक मिनट मैं बात खत्म कर लूँ। वो इस खूबसूरती देखिए ना उसकी आप, ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास में उनका एक एक्ट है जिसके तहत अपनी प्रॉपर्टी को संचालित करने का अधिकार है, अपनी बॉडी को चुनने का अधिकार है। बरखिलाफ इसके मुसलमानों को क्या मिला? जो अपने आप को बहुत डिक्लेयर करते हैं कि साहब हम तो बहुत अक्लमंद हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये हैं, सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन मिल जाएंगे, मंत्रालयों में मिल जाएंगे, वो इस तरह का कोई एक्ट नहीं बनवा सके। वक्फ को गुलाम तो बनाया हुआ है। आज जो हमारा वक्फ है वो कांग्रेस पार्टी ने गुलाम बना रखा है, हमेशा से गुलाम है वक्फ जो हमारा है। ये उससे भी बढ़ के एक कदम आगे चले गए। इन्होंने कहा कि साहब हम आपकी गुलामी ख़त्म करेंगे। गुलामी कैसे ख़त्म करेंगे कि आपसे छीन ही लेंगे हम। तो ये गुलामी ख़त्म करना स्वागत योग्य बात है, लेकिन इसको छीन लोगे हमसे, ये तो सही नहीं है, ये तो हम होने नहीं देंगे। तो ये जो चीज़ है ये दरअसल हम नहीं होने देंगे, मतलब क्या कि देश नहीं होने देगा, यानी संविधान नहीं होने देगा। तो ये संविधान के खिलाफ चीज़ है।
तो साफ तौर पर मतलब आपका जो है वो ये कहना है कि सियासी जो है शिकार हुआ है वक्फ बोर्ड, जो है सियासत का जो है शिकार हुआ है वक्फ बोर्ड की जो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं। अब जैसे आप लगातार एक लंबे वक्त से गृह प्रबंधक कमेटी के तौर पर ही तर्ज पर इस कमेटी को बनाने की बातें कर रहे हैं कि इस तरीके से, जैसे अभी आपने सारा बताया कि गुरुद्वारे में किस तरीके की जो है फलाह बहबूदी के काम किए जाते हैं, तो वो तो वक्फ की ज़मीनों से भी किए जा रहे हैं। नहीं, वक्फ की ज़मीनों से नहीं किए जा रहे। एक तो मैं बता दूं, ये आपने बताया सियासत का शिकार हुआ है। ये सियासत का शिकार तो कहना गलत होगा, ये हमारी नाअहली का शिकार है। नाअहली के लिए या जो करप्ट माइंड, करप्शन ना, कमियां कहाँ रही? मैं बता रहा हूँ, करप्शन पैसे का ही नहीं, हमारा दिमाग की तौर से भी करप्शन होता है। अब इसमें क्या है कि जो लोग वक्फ पे काबिज हैं, वो लोग सोचते हैं कि वक्फ उनके बाप का है, वो वहाँ से अपने कब्जे नहीं ख़त्म करना चाहते। वो चूँकि काबिज हैं, उससे वो गलत तरीके से कमाई करते हैं, तो उनके रसूख सरकारों में भी हैं। अब देखिए ना आप, उनके रसूख सरकारों में भी हैं। अब क्या होता है कि मुसलमानों को चूँकि पता ही नहीं है वक्फ क्या होता है ना, क्योंकि मुसलमान तो कोई हक ही नहीं है ना वोट देने का, कुछ भी करने का। तो यहाँ पर ये सारे लोग मिली भगत करते हैं। कौन करता है? सरकार और वो लोग जो काबिज हैं। काबिज में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जो भी हैं। अब इन दोनों की सांठ-गांठ होती है। क्या है कि भाई हमारे पास ये वक्फ की ना, सपोज कर लो 1 रुपया है, 25 पैसे तू ले, 25 पैसे तू ले, दोनों अपने मौज लो। सरकार ने भी मौज ली, और ये जो काबिज है लोग, मुसलमान लोग या हिंदू लोग या जो भी लोग हैं, सरकारें भी, इन्होंने ये मौज ली। मरा कौन? मरा वो जो गरीब, मिस्कीन, माजूर या हमारी बहनें या जो हमारे बेवाएं हो गई, विधवा हो गई, ये जो बुज़ुर्ग हैं या जिन बच्चों को पढ़ाई को पैसे नहीं मिलते, इन सबको परेशानी हुई। जो आपने कहा सारे काम होती, मुझे तो एक काम नज़र नहीं आता कि वक्फ के ज़रिए काम होता हो। हाँ, दिल्ली में हमने 990 वक्फ प्रॉपर्टी हासिल करवाने के ऑर्डर करवाए, कुछ हमने खाली करवा ली। उससे जो वक्फ बोर्ड की कमाई शुरू हुई, उससे हमने मौज़िन को और इमामों को तनख्वाह करवाई। उसको भी केजरीवाल साहब ने उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया कि साहब जैसे वो दे रही हैं पैसे इमामों को और मौज़िन को। जब ये बात चली कि साहब वो इनको पैसे दे रही, तो उन लोगों ने भी डिमांड कर दी, जो हमारे हिंदू भाई हैं, कि हमें भी दो। सही बात है उनकी भी, भाई तुम दे रहे हो तो उनको भी दो। लेकिन वो हकीकत में जो कमाई जो वक्फ बोर्ड की हुई, इससे पैसे जाने शुरू हुए। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये जो गठबंधन है ना इनका, भ्रष्ट लोगों का सरकार के साथ में। अब जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड सरकार के द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं। वो कौन अपॉइंट करता है? सरकार अपॉइंट करती है। किसको करेगी? जो भ्रष्ट है उन्हीं को करेगी, उनको अपना काम करने का मौका मिले। अब देखिए, दिल्ली में 300 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की सरकार एक्वायर कर लेती है। आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब से पहले की सरकारों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। वो एक्वायर कर लेती हैं, वक्फ बोर्ड कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि चोर चोरों से नहीं भाई। तो ये जो चीज़ें हैं, सवाल तो अब ये है ना शाहिद साहब, तो अब जिस तरीके से अब ये तरमीमी बिल लाया गया और इसको पास भी कर दिया गया, लगातार सुनवाई भी हो रही है इसमें। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इस पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए तैयार है, सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। तो आखिर इसका हल क्या है इसका? देखिए, आपको शायद मैं बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एहतजाज करे, तमाम लोग एहतजाज करें, ठीक है, लेकिन उन एहतजाजों का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि हमारे साथ में हमारा हिंदू भाई नहीं खड़ा होगा, दलित नहीं खड़ा होगा, आदिवासी नहीं खड़ा होगा, पिछड़ा नहीं खड़ा होगा। हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिसंबर को लाखों लोगों की एक रैली करी थी, इसी वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ करी थी। उसका उन्वान ही था संविधान बचाओ वक्फ बचाओ। 1 दिसंबर की रैली का, 1 दिसंबर 2024 को एक विशाल रैली करी थी लाखों लोगों की। जो रैली करी थी हमने, डोमा जो हमारा एक संगठन है, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी संगठन, उससे करी थी। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती ये है कि इसका इस्लामीकरण हो, इसका पॉलिटिसाइज हो। अब खाली मुस्लिम पर्सनल बोर्ड करेंगे तो ये वो करेंगे, देखिए साहब हुई ना मुसलमानों को तकलीफ, ये तो हम करना चाहते हैं, तो उससे क्या है, वो अपने वोटों को खुश कर लेंगे। तो ये बेसिकली मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी जो कर रहा है, वो मुझे उसकी इंटेंशन वही लगती है कि उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, एक चीज़ होती है, मेरे अमाल से काम क्या होने जा रहा है। आप मुस्लिम पर्सनलों की इंटेंशन होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन वो जब तक दलितों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, जब तक वो आदिवासियों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, ओबीसी को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस जंग को फ़ायदा नहीं होने जा रहा। उनसे पहले 13 तारीख से पहले हम भी करने जा रहे हैं एक
दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, सड़कों पे भी उतरेंगे। लेकिन हमारे साथ में इंशाल्लाह दलित भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, आदिवासी भी होंगे, क्योंकि जो हमारा परिसंघ है जिसको हम डोमा कहते हैं, आदिवासी, दलित, ओबीसी के साथ में हम खड़े हुए हैं और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे देश में जो बांटने की कोशिश की गई कि साहब 15% मुसलमान अलग, बाकी 85% अलग, तो ये जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड करता है या हैदराबाद वाले जो साहब हैं वो जो करते हैं, वो उससे उसी पॉलिसी को फ़ायदा जाने अनजाने होता है। मैं ये नहीं कह रहा जान के करती, अनजाने में हो सकता है, तो इल्ज़ाम लगता है, ठीक है, नहीं जाने अनजाने जैसे भी है, फ़ायदा उन्हीं को होता है। पॉलिसी तो उसी पे चल रही है ना। आप खाली मुसलमान आंदोलन करेंगे, फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा नहीं। लेकिन अगर मुसलमानों के साथ में हिंदू भी खड़े होंगे तो फिर फायदा उनको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। उनका आंदोलन यानी उनकी जो मंशा है वो खत्म हो जाएगी। तो हमारी जो मंशा है उनके इस पॉलिसी को, उनके इस साजिश को बेनकाब करके ख़त्म करने की है। और इन लोगों की जो चाल है या इन लोगों की जो काम है, इन लोगों के काम से जाने अनजाने उन्हीं को फ़ायदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। शाहिद साहब, मैं एक कानूनी नज़रिए से जो है आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो बिल में संशोधन किया गया है, कुछ शर्तें जेपीसी की जो मान ली भी गई हैं, तो उनमें कुछ बदलाव भी किया गया है। आखिर इसके जो कमियां हैं वो कहाँ कमियां दिखाई दे रही हैं? आपने जैसे पढ़ा होगा इस बिल को पूरे। देखिए, मैंने इसको बिल को भी पढ़ा मैंने, और मैंने इसमें अपने सजेशंस भी भेजे, मेरा नाम भी लिखा हुआ उसमें, जो लिस्ट है उसमें। लेकिन इन्होंने मुझे कभी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया और मेरे सजेशंस को इन्होंने पार्लियामेंट में रखा भी नहीं। मेरे सजेशंस पार्लियामेंट में रख लेते अगर, तो फिर एक इनकलाबी वाली बात होती, क्योंकि जो मैंने सजेशन दिए हैं, मेरा एक तो सजेशन यही है कि साहब ये आप जो आपका ऑब्जेक्ट है बिल्कुल आने का, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। ये क्या कहते हैं कि साहब इससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होता, हम इसका फ़ायदा करेंगे। मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन फ़ायदा कैसे करेंगे? आप छीन के उनसे, भाई उसको आप छीन लोगे तो कैसे फ़ायदा होगा? उसको तो आज़ाद करिए ना आप। आज़ाद कैसे होगा? छीनना, वही तो चीज़ समझ में नहीं आ रही आवाम की, वही तो समझ में नहीं आ रही किस तरीके से छीना जा रहा है। वही बता रहा हूँ सर। पहली बात तो ये है कि वक्फ गुलाम है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है गुलाम है, हम भी कह रहे हैं गुलाम है, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है ऑब्जेक्ट उनका यह है कि हम उसको आज़ाद करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि साहब आप इसे आज़ाद करने के लिए जो आप काम करने जा रहे हो वो बेसिकली वक्फ हमसे ख़त्म हो जाएगा, आज़ाद नहीं होगा। आज़ाद करने का मतलब तो होता है मेरे बंधन को तोड़ दीजिए, मेरी बेड़ियों को तोड़ दीजिए। आज़ाद करने का मतलब नहीं होता कि मुझे आप कत्ल कर दीजिए। भाई किसी आदमी को कुछ जेल में पड़ा हुआ है, उसको फांसी दे दीजिए, वो आज़ाद हो गया, दुनिया से सारे बंधनों से आज़ाद हो गया। एक है उसको आप आज़ाद कर दीजिए, सोसाइटी में आके रहे। तो ये जो वक्फ को आज़ाद जिस तरह से कर रहे हैं वो बेसिकली ये हमारे वक्फ को फांसी लगाने जा रहे हैं, हमसे वक्फ ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर इनकी इंटेंशन वक्फ को आज़ाद करने की होती तो हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा, बहुत मरतबा कहा, पिटिशंस के माध्यम से कहा, मीडिया के माध्यम से कहा, खतूत के माध्यम से कहा, आज आपके माध्यम से भी कह रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी दरख्वास्त है कि अगर आपको वक्फ को वाकई में आज़ाद करना चाहते हो तो आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर एक्ट बनाइए ना। किसने मना किया है? बिल्कुल। और आपने ये बना दिया तो मैं इतनी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ ये बात कि पूरे देश का मुसलमान आपके साथ खड़ा होगा। तो क्या अभी मुनासिब है ये जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट है, सारा कुछ जो है आखिरी दाने पर जो है वो पहुंच चुका है, फाइनल की तरफ जो है ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं, क्या अभी ये हो सकता है गुरु प्रबंधक कमेटी के तर्ज पर ये एक्ट बन सकता है? सरकार तो कॉम्पिटेंट है ना, पार्लियामेंट में तो नंबर है ना उनके, तो उन्होंने तो लेके आना है, तो कर सकते हैं। तो 2 मिनट का काम है उनके लिए। तो भाई इनकी तो पार्लियामेंट में हालत ये हो रही है कुन फयाकुन वाली, अल्लाह से तो वगैरह कह रहा हूँ, पार्लियामेंट की एक दुनियावी मिसाल के तौर से, मिसाल के एतबार से पार्लियामेंट में नंबर इनके, जो चाहें वो कर लीजिए। संविधान के खिलाफ ये एक्ट बना के लेके आ रही हैं, वो तो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स देखेंगे, बाद में देखेंगे कैसे देखेंगी, नहीं देखेंगी, क्या है क्या नहीं है, लेके तो आ रही हैं, लेके नहीं आना चाहिए, संविधान के खिलाफ है ये काम। तो ये जो चीज़ है ये अगर चाहें तो बिल्कुल ला सकती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इनको जो सलाहकार कमेटी है या जो इनके IAS हैं या जितने भी इनके अफसरान हैं उनकी समझ में इतनी सी बात क्यों नहीं आती। मैं तो भाई इनके तमाम अफसरान के पास भी, तमाम जो JPC के इनके जो BJP के मेंबर थे उन सब के पास में गया हूँ और सबने सराहा है, सबने सराहा कि साहब
इतना बढ़िया आपका ये प्रोजेक्ट है, इतनी बढ़िया चीज़ें हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को माननी चाहिए। ताज्जुब की बात है, फिर भी उन्होंने ना मुझे उसके लिए मीटिंग के लिए बुलाया जेपीसी में, ना मेरे उसके रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट के पटल पर रखा। पटल पर तो रखो कम से कम, दुनिया को पता तो लगे। तो आपने वो भी नहीं किया। तो इससे क्या लगता है कि आपकी इंटेंशंस खराब हैं। अगर आपकी इंटेंशन सही होती तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं है कि हम क्या प्रपोजल दे रहे हैं, हमसे मतलब हिंदुस्तान के मुसलमान क्या प्रपोजल दे रहे हैं जी। ठीक है, तो पता है उनको। एक एक्ट है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 1925 से आज तक चला आ रहा है, पूरी तरह सक्सेसफुल है। पूरी उनकी कौम तरक्की कर रही है, सब कुछ कर रही है। और हमारी कौम भी अगर तरक्की करेगी तो देश का ही तो भला होगा, देश ही तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शायद साहब एक आखिरी सवाल और मैं आपसे लूँगा, आम आवाम जो है, मतलब आम मुसलमान, इसको किस तरीके से समझ सकता है? आसान अल्फाजों में अगर आसान तरीके से समझना चाहे, क्योंकि मुसलमानों में हर तबके के लोगों में एक बेचैनी है इस चीज़ को लेकर के। देखिए, मैं तो बहुत आसान सी बातें बता रहा हूँ, और इससे बड़ा आसान कुछ नहीं होगा कि अगर ये बिल पास हो गया तो वक्फ आपसे छिन जाएगा। क्यों छिन जाएगा? ये 3-4 रीज़न मैं आपसे बता रहा हूँ। एक तो इन्होंने इसमें कर दिया कि साहब इसमें हमारे हिंदू भाई भी शामिल होंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात है। भाई, वक्फ एक रिलीजियस मैटर है। आदमी एक धर्म की वजह से अपनी चीज़ों को अपने परिवार को ना दे करके अल्लाह को देता है। वक्फ का मतलब क्या है कि अल्लाह को दान दे दी गई प्रॉपर्टी। अब जिसने प्रॉपर्टी अल्लाह को दान दिया, आप सोचिए उसने अपने घर वालों को नहीं दी, अपने बच्चों को नहीं दी, अपनी बीवी को नहीं दी, अपने रिश्तेदारों को नहीं दी, अल्लाह को दे रहा है वो। तो एक जो पर्पज़ है उसका अल्लाह को दान देने का, आप हमारे हिंदू भाई को ले, उसे पता ही नहीं ना अल्लाह क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। उसके लिए तो वक्फ प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, कमाई का माध्यम है। तो वो तो फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जो लोग गलत लोग होंगे, मुसलमानों में भी होते हैं गलत लोग, तो सब जगह होते हैं, तो उसमें वो जो एक चीज़ मिलेगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, वक्फ प्रॉपर्टी ख़त्म होंगी उसमें। तो हमें इसलिए इस पे ऐतराज़ है कि चूंकि उन्हें दीन की हमारे की नॉलेज नहीं, तो आप दीनी कोई चीज़ में, अब जैसे आप कहिए साहब मंदिर में पुजारी मुसलमान बनेगा, कैसे बन जाएगा साहब? तो ये तो हिंदुओं के साथ विश्वासघात होगा। तो ऐसे ही ये मुसलमानों के साथ में विश्वासघात होगा, ये धर्म में हस्तक्षेप होगा। दूसरा, इन्होंने क्या कर दिया कि साहब जुडिशरी के पावर ख़त्म कर देंगे, यानी ट्रिब्यूनल ख़त्म कर देंगे। ट्रिब्यूनल क्या है? जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी, और वहाँ पर IAS को ले आएंगे। तो जो एक हमारा संविधान 3 चीज़ों पर टिका हुआ है, एक विधायिका पर टिका हुआ है, लेजिस्लेशन जिसको पार्लियामेंट या असेंबली कहते हैं, कार्यपालिका जो सरकारें हैं, एक जुडिशरी। आपने अब यहाँ पे क्या प्रपोजल दे रहे हो? IAS कार्यपालिका का आदमी होता है, आप जुडिशरी खत्म करके कार्यपालिका को ले आओगे, तो आप यानी एक पिलर खत्म कर दिया। जब आप एक पिलर खत्म कर रहे हो, 2 पिलर पर तो टिकेगा नहीं ना। जो देश 3 पिलर पर टिका हुआ है, अब ऑटो रिक्शा 3 पहियों पर चलता है, एक पहिया निकाल दो गिर जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 3 पिलर पर कोई चीज़ टिकी हुई है, एक पिलर आप निकाल दोगे गिर जाएगा, तो इससे बड़ी और क्या घातक बात होगी। तीसरी आप क्या चीज़ कर रहे हो? जो आपने पार्लियामेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, उसमें एक लॉ ऑफ लिमिटेशन का भी कानून है। उसमें क्या है लॉ ऑफ लिमिटेशन में कि 12 साल तक कोई आदमी अगर प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करता है, यानी सपोज करिए मैं कब्जे में हूँ और मैं वहाँ पर मालिक की हैसियत से वहाँ पर रह रहा हूँ, तो मैं और कोई उसका असली मालिक निकल के नहीं आता है, या असली मालिक भी ट्रीट करता है कि मैं ही उसका मालिक हूँ, तो फिर 12 साल तक अगर कोई मुकदमा नहीं होता तो मालिक बन जाता हूँ। अब ये क्या करेंगे? साहब वक्फ का दोबारा से सर्वे करवाएंगे। 100 साल से वक्फ किसी अगर मान लो कब्जे में है, तो उसको दोबारा से आप करवाएंगे। तो आपने जो लिमिटेशन एक्ट के वो आपने ख़त्म कर दिया। हालांकि वक्फ का जो कानून, जो तरीका है बनने का, वो सेक्शन 37 में दिया हुआ है, 36 में दिया हुआ है। और वो तरीका ये है कि साहब मैं अगर किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ तभी मैं उसको वक्फ करूँगा, और मेरे मालिकाना हक़ की जो कंसर्न रेवेन्यू होता है ना, SDM जिसको कहते हैं या तहसीलदार कहते हैं, ठीक है, वहाँ से वो तहकीक होकर आएगी, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं दे सकता हूँ, तब वो वक्फ होगी। तो ये जो पूरे के पूरे प्रोसीजर को आप ख़त्म कर रहे हो, आप तमाम चीज़ें नए सिरे से करोगे, ठीक है। अब आप जैसे सपोज कर लीजिए दिल्ली में एक बात कर लीजिए, कहीं की बात कर लीजिए, अगर आप सारी प्रॉपर्टियों के कागज़ दिखाने के लिए आज कहिए आप, क्योंकि देश जो हमारा ना 77 साल पुराना है, बस उससे पहले के कागजात, उससे पहले की चीज़ें आज की डेट में मिल जाती हैं, मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाती है। 90% प्रॉपर्टीज़ के कागजात नहीं निकलते, हम तो कोर्ट के अंदर मुकदमे लड़ते हैं, ठीक है, नहीं होते कागजात के। साहब कैसे मालिक हो? जी मेरे दादा लाइए। कैसे मालिक हो? साहब मेरे बाप दादा मालिक थे, यहीं रहते आ रहे हैं, वो ऐसे मालिक चल रहे हैं वो। अब आपको जो कागज़ लेके आइए साहब कैसे मालिक हो, ना सरकार की चीज़ हो जाएगी, तो ये तो जुल्म है ना भाई। तो ये इस तरह से तमाम आपका वक्फ ख़त्म होने जा रहा है, और वक्फ ख़त्म हो गया
तो देखिए, इस देश में हमारा देश है, हमें अपने बड़ों पर बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने जिन लोगों ने मज़हब के नाम पर देश को बनाया, पाकिस्तान को उनके साथ नहीं गए, हिंदुओं पर हमारे भाइयों पर यकीन करा। आज की डेट में ज़रूर हालात कुछ साजगार नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे हालात भी आएंगे। तो मेरा बड़ा साफ सा मानना है और बहुत सिंपल सी मेरी बात है कि इस रात की सुबह भी इंशाल्लाह होगी, जल्दी होगी, मजबूती के साथ होगी और हम फिर से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब बात करने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। देखिए, ये शाहिद अली एडवोकेट साहब को आप सुन रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। वक्फ को लेकर के जो है तफसीरी गुफ्तगू की है हमने, और अपने ख़यालातों का जो है आपने बहुत तफसीर से और संजीदगी के साथ इजहार किया है। आप इस पूरी ख़बर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।